Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बेसिकली हमने बात करी कि जब पेशेंट हमारे पास आता है या जो भी आपका जो पॉपुलेशन है वो अगर आपके पास आती है तो हमारे कौन कौन से एरियाज़ ऑफ इंटरेक्शन है उनके साथ, ठीक है, और उसके लिए हम क्या क्या प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेक्शन से मतलब है कि पहला उसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा और उसके बाद वो कहाँ जाएगा। काउंसलर या ORW जो भी आपका इंटरेक्शन आपसे सबसे पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद काउंसलर के पास जाएंगे या उनकी जो फिज़िकल टेस्टिंग जहाँ पे होनी है डॉक्टर्स के पास, उनके पास जाएंगे। एक बारी उनका सारा स्क्रीनिंग हो गया, उनका असेसमेंट हो गया, उसके बाद वो एडमिशन के लिए मतलब सूटेबल है कि नहीं वो हम देखते हैं, और अगर सूटेबल हैं तो वो एडमिशन के लिए जाते हैं। उसके अलावा हमने बात करी थी कि ड्रग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम ड्रग यूजिंग पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हैं तो हमने ड्रग की बात करी और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उसके जिससे हम लोग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने बात करी कि उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग नशा लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह की हमने चीज़ें बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि जब आप इंडिविजुअल से बात करेंगे एज अ काउंसलर तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको उसको कैसे प्रोब करना है। उसके बाद हमने बात करी कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको किन किन एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो आप लोगों ने ग्रुप डिवाइड करके हमने बात करी। उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिए थे, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फैमिली, ऑक्यूपेशनल एंड फाइनेंशियल। और अगर पेशेंट आपके पास आया है और वो बात नहीं कर रहा है आपसे तो आप क्या करेंगे, उसको कहाँ प्लेस करेंगे, सबसे पहले ग्रुप थेरेपी में या ग्रुप में। अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है उसको ड्रग एडिक्शन के अलावा कोई और प्रॉब्लम भी असेस होती है, ठीक है, या आइडेंटिफाई होती है तो आप उसको कहाँ रेफ़र करोगे, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में। तो जैसे मैम ने जब शुरू में बताया था कि हम फिज़िकली उनको देख के बता सकते हैं कि ये कुछ नशा कर रहा है या ये कुछ नॉर्मल नहीं कर रहा है ना। तो वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपके हिसाब से, जब आप पहली बारी किसी पेशेंट को देखोगे जो कि नशा लेकर आया है या आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये नशा ले सकता है या लेता है। आपने बोला अंडरवेट होता है, हाथों में शिवरिंग होती है और कंसंट्रेशन लो होता है, और लेज़ीनेस रहती है। वो हमें देखना होगा कि वो किस तरह का नशा ले रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के नशे हैं हमारे पास जो हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे टोबैको की, ठीक है। टोबैको भी एक तरह का नशा है, मानते हैं आप लोग, ठीक है, हालांकि वो लीगलाइज्ड है लेकिन फिर भी वो नशा है, ठीक है। उसके अलावा आता है अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल हो गया। उसके अलावा आता है कैनबिस। कैनबिस में आपका जो भांग, चरस, ठीक है, हशीश, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। भांग के गोले कई लोग बोलते हैं कि हमने वो खाया, ठीक है। उसके अलावा होता है आपका ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स में आपके आते हैं जो भी स्मैक और ब्राउन शुगर, अफीम, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके ओपियोइड्स में आती हैं। अगर बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो शुरुआत वहीं से हो रही होगी कि वो कपड़े में वो डाल के सूंघते हैं, है ना। हाँ हाँ, तो ये सारे जो इनहेलेंट्स हम बोलते हैं वो सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती है बेसिकली बच्चों के साथ। उसके अलावा भी होता है, ऐसे शुरुआत में हमने बात करी थी MD की बात करी थी, है ना, और LSD, ठीक है, एक्सटेसी, ये सारे जो होते हैं ये हैलुसिनोजेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम ही बता रहा है उसका कि उसको हैलुसिनेशंस प्रोड्यूस करता है वो सब्सटेंस किसी भी इंडिविजुअल को। हैलुसिनोजेंस की एक कैटेगरी होती है जो कि हम जनरली पार्टी ड्रग्स के नाम से भी जिनको जानते हैं, ठीक है, जो रेव पार्टीज़ और ये सब होती हैं वहाँ पर जनरली ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं हमारी जो आपके सब्सटेंसेस की होती है। हर एक कैटेगरी का एक बहुत ख़ास सिम्टम होता है। टोबैको तो जनरल, वो तो बहुत ही कॉमन है, वो तो हर दूसरा बंदा लेता ही है जनरली, ठीक है ना, शुरुआत वहीं से होती है। सेकेंडली अल्कोहल का, अल्कोहल में आप बता रहे थे अभी कुछ चीज़ें, शिवरिंग होती है, ठीक है, हाथों में शिवरिंग होती है। सबसे बड़ा जो मेन वो होता है सिम्टम वो यही होता है कि नींद नहीं आती उनको, ठीक है ना, पर अल्कोहल में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बिल्कुल। और
और क्या होता है, दौरे वगैरह भी पड़ते हैं। अगर आप देख पा रहे हो किसी में, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि उसका अगर हाथ काँप रहा है, अगर वो एक सीधे लाइन में नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसको अल्कोहल का प्रॉब्लम है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो गांजा लेने वाले पेशेंट्स होते हैं, जनरली सबसे पहला जो उनका असर होता है वो बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं जब वो शुरुआत करते हैं गांजा लेने की, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा और टाइम हो जाता है तो वो थोड़ा सा वो स्लगिश से हो जाते हैं, मतलब बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना, लेथार्जिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और थर्ड स्टेज जो हो जाती है, जो बहुत ही सीवियर, अगर उनको वो है एडिक्शन का प्रॉब्लम है, तो फिर उनकी मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती हैं, ठीक है। वो आपकी नॉर्मल चीज़ों को भी वो नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते उस तरह से जिस तरह से हम लोग करते हैं। ओपियोइड्स तो बहुत ही कॉमन है सब सारे स्टेट्स में जो हमने बात करी थी, है ना। आजकल ओपियोइड्स ही बहुत इन है, हेरोइन हर कोई ले रहा है, ब्राउन शुगर ले रहा है, स्मैक ले रहा है। कोई पेशेंट से आप बात कर रहे हो और आप उसको बात कर रहे हो और आपने उसको बोला है कि हाँ हम आपको आपकी दवाई शुरू करेंगे या आपका इलाज शुरू करेंगे, तो जब तक आप वो शुरू नहीं करोगे वो ज़बरदस्ती उबासी लेगा। प्यूपिल्स जो होती है, जो छोटा वाला पार्ट होता है आँख के अंदर, बिल्कुल छोटा वाला, ठीक है ना, उसको हम चेक करेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे। अगर तो वो डायलेट हो रहा है, अगर वो रिएक्ट कर रहा है, रोशनी से मतलब सिकुड़ रहा है या ऐसे फैल रहा है, इसका मतलब कि वो नशे में नहीं है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे, अब जाके आप नोटिस कर सकते हो, आपके जो पेशेंट्स हैं अगर उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे पुतली फैली हुई है, इसका मतलब कि वो एक्चुअली बहुत विड्रॉल में है। अगर हाथ में यहाँ पे निशान है जले हुए का, है ना, काला काला हो रखा है ना, तो उससे पता लगा सकते हैं। इंजेक्टेबल यूज़र है तो जनरली होता है कि यहाँ पे नसों में दिख जाएगा आपको, है ना, काला काला निशान होगा। तो ये कैटेगरीज हमने बात करी अभी, टोबैको, अल्कोहल, कैनबिस, ओपियोइड्स, इनहेलेंट, सेडेटिव और हैलुसिनोजेंस, ठीक है। अब इनको लेने के तरीके क्या क्या होते हैं? एक तो आपने बोला स्मैक को तो फॉइल में ले लेते हैं, है ना, और इंजेक्शन में भी ले लेते हैं। वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, मूवीज़, राइटिंग, बुक रीडिंग और मॉर्निंग वॉक प्लस खाना बनाना। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो नए मरीज़ों के साथ बातें करना, जो करना नहीं चाहती, जल्दी उठना सुबह पर उठना पड़ता है। पसंद वाली बता रहे, जल्दी उठना, योगा करना, पूजा करना, पढ़ने के लिए दबाव डाल देते हैं उनके ऊपर, करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है। बहुत बार जाता हूँ ड्यूटी से तब भी कह देता हूँ। मेरे को मैडम पुराना संगीत सुनना पसंद है और पौधे लगाने का शौक है। जब भी टाइम मिलता है पौधे लगाता हूँ, पानी डालता हूँ मैं। और पसंद नहीं है जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, विशेषकर उनसे एलर्जी है, उनके पास बैठना मजबूरी में कई बार बैठना पड़ता है, जैसे बस में आए, ट्रेन में आए, तो उनके साथ बैठना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मुझे क्रिकेट खेलना, योग करना बहुत पसंद है, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। सही बात तो ये है, सुबह उठ के मन करता कि पानी पीऊँ बहुत ज़्यादा, वो नहीं पी पाता। बस वैसे ही वीकली मन करता है कि फास्ट रखूँ एक दिन, वो भी नहीं हो पाता। ये क्यों किया हमने कि क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? तो बेसिकली हम लोगों ने ये जो एक्टिविटी किया है ये समझने के लिए किया है कि जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं ना, जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो जनरली उनके साथ एक स्टिग्मा आता है, जैसे सर ने बोला था, यहाँ पे किसी ने बोला था कि स्टिग्मा होता है उनके साथ लगा हुआ कि ये तो ऐसा ही रहेगा, है ना, ये तो नशेड़ी है, ये तो सुधर नहीं सकता कभी भी लाइफ में अपनी, है ना, इसने तो नशा ही करना है हमेशा। ये आपको हमेशा सुनने को मिल जाएगा, चाहे बाहर चले जाओ, चाहे आप उनकी फैमिली से मिल लो, है ना, चाहे आप पेशेंट से खुद बात कर लो। उनकी जो मजबूरी होती है ना करने के लिए, वो यही होती है कि जो उनकी क्रेविंग है या उनके जो विड्रॉल्स हैं, कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनको नशा करना पड़ता है मजबूरी में। इनके केस में फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से करना पड़ता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से करना पड़ता है, ठीक है, फैमिली की खिटपट चल रही है, वो इसको ताना मार रहे हैं रोज़ के रोज़ कि भाई तेरा तो कुछ नहीं सकता, तू तो वो बाहर गया नॉर्मली तो तू तो नशा ही करके आया है, तू तो सुधर ही नहीं सकता, है ना। ये सारी चीज़ों की वजह से वो जो अंदर गुस्सा बनता है, अंदर जो चिड़चिड़ापन बनता है, वो इस तरह से निकलता है। उसको शांत करने के लिए भी हम नशा करते हैं कई बार। उसको इनपेशेंट ट्रीटमेंट दे दो, उसको अच्छे एक से एक काउंसलिंग सेशंस दे दो, ग्रुप सेशन, और ये क्या कहते हैं साइको सोशल थेरेपीज़ दे दो, मेडिसिन दे दो। अल्टीमेटली तो 3 महीने बाद उसको वहीं जाना है, उसी एरिया में जाना है, उन्हीं पेरेंट्स के साथ रहना है,
जो उसको हमेशा ताना मारते हुए आए हैं, उसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड किया। हमें वैसे ही देखना है उनको कि वो आपके पास आए हैं, आप उनको मतलब आप एक माध्यम बन रहे हैं उनके लिए कि वो अपनी सहायता खुद कर सकें, आप उनको बस थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता। अगर आप ये करके देखेंगे तो आधी चीज़ें वहीं हो जाती हैं। अगर आप उनसे अच्छे से बात करें, उनका नाम याद रखें, है ना। पेशेंट्स को आप देखा होगा आपने कि नाम से अगर आप उनको बुलाते हो 10 लोगों के बीच में, तो उनको स्पेशल फील होता है कि हाँ सर को या मैडम को मेरा नाम याद है, ठीक है। तो उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं एकदम से, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो वो जो आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने पेशेंट के साथ, उसकी फैमिली के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने कुछ उसको कमिट किया है, पेशेंट को या उसकी फैमिली को, कमिट इन द सेंस कि ट्रीटमेंट, विद इन ट्रीटमेंट अगर आपने उसको कुछ कमिट किया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको पूरा करें, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि आपने उसको बोला कि हाँ आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल मैं पक्का तुमसे बात करूँगा, तो आपको उस पर स्टिक रहना है। फिर ये नहीं कि फिर कल आया तो वो बोल रहे नहीं आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल परसों में बात करेंगे। उससे फिर पेशेंट का आपके साथ रैपो नहीं बनेगा, ना ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो फिर आपको हल्के में लेगा कि ये सर तो ऐसी टल्ली देते रहते हैं बस। हम लोगों का खुद का मोटिवेशन डोल जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब, कुछ तो हो नहीं रहा इससे, है ना, इसने तो फिर आ जाना है। और ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एज अ काउंसलर्स हम लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे, हम अच्छे से मतलब फ़ील करेंगे, अच्छा फ़ील करेंगे, तभी हम सामने वाले से उसी लेवल पे बात कर पाएंगे, है ना। अगर हम अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, अगर हमें लग रहा है कि यार हमें तो कोई कुछ अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, हम तो करे जा रहे हैं काम बस फालतू में, सैलरी भी टाइम से नहीं आ रही है हमारी, तो है ना, तो वो मोटिवेशन नहीं आ पाता है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ठीक है। कि किसी को कुछ मनमुटाव है, कुछ है, अच्छा लगा नहीं लगा, मेरे बॉस ने मुझे कुछ बोल दिया, तो एटलीस्ट एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे उसको हम शेयर कर सकें। इस तरह का माहौल हमें बनाने की कोशिश करनी